हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 3 के 3.11 खातों का वर्गीकरण को पढ़ाने वाला हूं। आज ये चैप्टर जो है मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो प्रश्नों के उत्तर से संबंधित रहता है ना। इसके बाद डायरेक्ट सीधा चौथा अध्याय को शुरू करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो 3.11 में दिया क्या है, खातों का वर्गीकरण दिया है ना। तो ये जो खाता का जो वर्गीकरण करते हैं ये किस कारण किया जाता है, तो इसका जो कारण होता है ये वस्तु के लाभ और हानि के कारण किया जाता है। सिर्फ इतना ही जानना है कि खातों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। खातों का वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि हम लाभ और हानि के लिए आसानी से खाता बही बना सकें। ठीक है, इसीलिए खातों का वर्गीकरण करते हैं। अब खाता का जो वर्गीकरण करते हैं ये कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है। पहला दूसरा। तो पहला है व्यक्तिगत खाता है ना। ये 2 अलग अलग तरीके से लिख दिया है, हालांकि ये व्यक्तिगत खाता है। पढ़ने के तौर पर 2 तरीके से लिखा गया है। आप इसे सिर्फ व्यक्तिगत खाता कह सकते हो। दूसरा है अव्यक्तिगत खाता, है ना। व्यक्तिगत खाता क्या होता है, अव्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसे भी जानेंगे। पहले हम चार्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जो खातों से संबंधित है। एक है व्यक्तिगत खाता का और एक है अव्यक्तिगत खाता का, है ना। व्यक्तिगत खाता के 3 प्रकार है, देख सकते हो। पहला है स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और एक है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, है ना। तो इसके 3 प्रकार है, लेकिन अव्यक्तिगत खाता के 2 प्रकार है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। लेकिन वास्तविक के अंदर भी 2 प्रकार दिए हुए हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य, है ना। दृश्य खाता और अदृश्य खाता। तो चलो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि ये सारी जो टॉपिक यहाँ पे जो चार्ट में बताया गया है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता का मतलब क्या होता है। देखो मेरे पास स्वयं का खाता होना, जैसे कि मेरा पासबुक, वो क्या कहलाएगा, मेरा व्यक्तिगत खाता है। उसमें मेरी हर जानकारी उसमें रहेगा, यहाँ तक कि मेरा नाम भी उसमें रहेगा, मेरा बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, मेरे पैसे की जानकारी भी रहेगा कि मुझे मतलब मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे अकाउंट से मैंने कितना पैसा निकाला है। तो ये कहलाता है व्यक्तिगत खाता। समझ में आ गया। अब व्यक्तिगत खाता के जो 3 प्रकार है इनमें से पहला प्रकार देखते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, ये स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता का मतलब क्या है, जो नाम से संबंधित है ना। देखो मैंने अभी अपने बैंक अकाउंट के बारे में बताया ना, एक अकाउंट नंबर होता है, खाता होता है, बैलेंस की जानकारी होता है ना। और अगर हम कुछ पैसा निकालते जमा करते हैं तो इसकी पूरी जानकारी रहता है, हर चीज़ रहता है। तो उनमें अगर आप सिर्फ नाम को बाहर निकाल देते हो, तब हम क्या कहेंगे, उसे स्वाभाविक खाता कहेंगे है ना। क्योंकि वो जो खाता है वो मेरे नाम से है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक खाता। एकदम सिंपल और सरल शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो एक दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार के पास जाने के बाद आप सामान खरीदते हो। तो सामान खरीदने के बाद आप कहते हो पैसा बाद में दूंगा, तो वहाँ से आप आपने सामान तो लिया, लेकिन पैसा क्या कर रहे हो, बाद में दे रहे हो। इसका मतलब क्या है, वो अपने जो खाते हैं ना उनके पास भी खाता होता है, जो दुकानदार है उनके पास आपके नाम से रहेगा कि आपने ये सामान खरीदा, इस तिथि में इतने रुपये का हुआ। तो ये समझ सकते हो कि आपसे नाम से जो खाता चल रहा है वही क्या कहलाएगा, स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं जो है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या है, ये जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, जो आप बैंक अकाउंट रखे हो ना, वो आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है। क्योंकि बैंक में आपके जैसा मतलब आपके पास जो खाता है वैसे बहुत सारे खाते हैं, इसीलिए उसे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। भाई आपके पास खाता है, आपके पिताजी के पास खाता है, वैसे ही बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसलिए छोटे छोटे खातों के साथ खाते जो हैं वो सब के सब क्या होंगे, कृत्रिम खाता होगा ना। हालांकि वो आपका पर्सनल खाता है, लेकिन वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसलिए उन खातों को क्या कहते हैं, जो बैंक खाता है उसको हम कृत्रिम खाता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, है ना। ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता क्या होता है, जब आप बीमा कराते हो ना, फाइनेंस बीमा कराते हो, तब ये जो खाता है इनका उपयोग किया जाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते का, है ना। तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता समझ में आ गया। बीमा जब कराओगे तब जो खाता खुलेगा उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया, तीनों का अलग अलग अर्थ था, तीनों को मैंने समझा दिया। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता से संबंधित तीनों टॉपिक क्लियर। चलो अब देख लेते हैं अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, ये अव्यक्तिगत खाता क्या है। जो ये अव्यक्तिगत खाता है ना, ये हमें लाभ और हानि के बारे में जानकारी देता है। तो जो
लाभ और हानि के बारे में जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसके दो प्रकार है, पहला क्या है, वास्तविक खाता और दूसरा है अवास्तविक खाता। तो अभी हम लोग वास्तविक खाता को देखने वाले हैं। तो वास्तविक खाता का मतलब क्या है, जैसे कि क्रय और विक्रय है ना, एक बेचने का काम है, खरीदने का काम। तो जो खरीदना और बेचने का जो काम करता है वो वास्तविक खाता से होता है। सपोज मान लो एक दुकान में आप जाते हो, ठीक है, एक दुकान में, उस दुकान से आपने कपड़ा खरीदा है ना। तो कपड़ा खरीदते हो तो एक होता है डेबिट के साइड, एक होता है क्रेडिट के साइड, ठीक है। तो दुकानदार अपनी ओर से ये बिल बना रहा है समझो, और यहाँ पे टोटल समझो। तो दुकानदार जो है अपने पास से आपको क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है ना, कपड़ा क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो डेबिट के साइड में रहेगा क्योंकि अपने पास से वो क्या कर रहा है, कपड़ा को बेच रहा है ना, क्रेडिट और डेबिट। तो डेबिट के साइड में रहेगा तो कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो। तो दो व्यक्ति है, एक बेचने वाला, मैं बी लिख देता हूँ बेचने वाला, और के लिख देता हूँ खरीदने वाला, है ना। तो दुकानदार बेच रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं ना, बेचना विक्रय, और क्रय क्या होता है, खरीदना, ठीक है। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो दुकानदार बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, वास्तविक खाता कहलाएगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक। क्रेडिट डेबिट को हटा देना, ठीक है, इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्रय विक्रय से आपको समझ में आ जाएगा। विक्रय का मतलब बेचना, क्रय का मतलब खरीदना। दुकानदार आपको क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं। इसी खाते को हम क्या कहते हैं, वास्तविक खाता कहते हैं, ठीक है। ये वास्तविक खाता जो है ये लाभ हानि के बारे में जानकारी बताते रहता है कि अगर आप बेचते हो तो कम में बेच रहे हो, है ना, जो जिस रेट में आपने खरीद के लाया अगर उससे कम में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा, अगर आप उससे ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यही वास्तविक खाता लाभ हानि को बताता है। क्लियर हुआ। इसके दो भाग हैं, एक है दृश्य और एक है अदृश्य, ठीक है। दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब दिखने वाला, है ना, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, उसको हम दृश्य या मूर्त वास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है, सामान है समझो, ठीक है, जो प्रोडक्ट सामान है वो जैसे भवन है, आप भवन बेच रहे हो तो भवन को छू सकते हो कि नहीं छू सकते, छू सकते हो ना। कंप्यूटर बेच रहे हो तो कंप्यूटर को छू सकते हो कि नहीं छू सकते, छू सकते हो ना। तो यही कहलाता है दृश्य या मूर्त वास्तविक खाता, क्योंकि जो सामान आप बेच रहे हो वो वास्तविक खाता के अंदर है। और वास्तविक खाता में आपने क्या बेचा, कंप्यूटर बेचा, है ना, कपड़ा बेचा, भवन भी बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, तो ये सब क्या है, वास्तविक खाता के दृश्य खाता के अंतर्गत आएगा ना, मूर्त वास्तविक दृश्य खाता के। लेकिन अदृश्य या अमूर्त खाता के अंदर आपको किन टॉपिकों को रखना है, जैसे कि ऐसे भी होते हैं जिनको आप देख तो सकते हो, देख भी नहीं सकते, हम इसे छू भी नहीं सकते, है ना। जैसे कि पेटेंट, आप लोगों ने सुना होगा, पेटेंट एक शब्द है ना। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है अगर आप कोई व्यापार करते हो और उस व्यापार में वो जो व्यापार है उस व्यापार में अगर आप अकेले हो, है ना, वैसा आप कोई नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, उसको पेटेंट करा दोगे। तो पेटेंट कराओगे तो क्या होगा, अगर कोई उसकी चोरी करता है या कुछ करता है तब आपको क्या मिलेगा, अगर ऐसे होता है तो केस हो जाएगा और उससे आप हर्जाना ले सकते हो। जैसे कोई मूवी बना है ना, मूवी बना है और वो मूवी जो है वो पेटेंट हो चुका है, और उस मूवी को कॉपी करके कोई दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब ये थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक मूवी पहले से बना हुआ है, उसके जैसा एक और मूवी कोई बना रहा है, सेम टू सेम, तो उसमें जो मिलता जुलता मूवी हो गया, तो पहले से जो बना है वो तो पेटेंट है, तो पहले वाला क्या करेगा, केस कर देगा दूसरे वाले के पास, तो सेम टू सेम काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पेटेंट कहलाएगा। समझ में आ गया। तो पेटेंट का मतलब आपको समझ में आया, ये एक प्रकार के सिर्फ जिसे बोला जाता है ना, लेकिन हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते, ये कहलाता है अदृश्य या अमूर्त वास्तविक खाता, ठीक है। इसके बाद अवास्तविक या नामात्र के खाते पे आते हैं, ये अंतिम खाता है हमारा, है ना, वास्तविक या नामात्रा का खाता। ये क्या होता है, ये जो अवास्तविक या नामात्रा के खाता जो है ये हमारे जो व्यय करते हैं ना, आय या व्यय, है ना, आय या व्यय से संबंधित है और ये लाभ हानि के ब्यौरा को बताता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक और नामात्रा का खाता कहते हैं। जैसे कि मजदूरों को देने वाला पैसा, है ना, मजदूरों को देने वाला पैसा तो मजदूरी खाता में जाएगा, है ना। वेतन किसी को दिया जाता है तो वेतन खाता में जाएगा,
किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, ऋण देते हैं, तो ये सब के सब अवास्तविक और नामात्र के खाता के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको पूरा ये टॉपिक समझा दिया। आपको इसके लिए अलग से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चार्ट को देखना और जो मैंने बोला है बस उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना। इसके बाद देखो 3.12 विभिन्न प्रकार के खातों की सूची। यहाँ पे बहुत सारे खातों की सूची और भी दिया हुआ था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक 3.12, इसलिए कुछ ही मैंने यहाँ पे जो खाते दिए हैं ना उनको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सारे खाते के बारे में मैंने पहले ही विवरण आपको दे दिया है ना। कुछ कुछ जैसे है उनका बस मैंने नहीं दिया था, जैसे कि देखो आयकर वाला होता है ना, आयकर वाला होता है, लेकिन सब एक क्या होते हैं, खाते होते हैं। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब खाता है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए 3.12 को बस इतना ही देख लो इसमें, और इसको पढ़ाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। बस प्रश्नों के उत्तर वाला बस वीडियो बाकी है, उसको भी मैं जल्द ही लेकर आ जाऊँगा, और इसके बाद ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चौथा अध्याय को हम शुरू करेंगे।